Lesson number 5. The rich invent money. Often in the real world, it's not the smart who get ahead, but the bold. 1876 में जब सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को पेटेंट कराया, तब उन्हें एक्सट्रीम हाई डिमांड की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। लोग टेलीफोन डिमांड किए जा रहे थे, पर उनके पास उतनी टेलीफोन्स की सप्लाई नहीं थी। तो फिर वो विलियम ऑटन के पास गए, जो उस टाइम की सबसे बड़ी कंपनी, जिसका नाम था वेस्टर्न यूनियन, उसके प्रेसिडेंट थे। ग्राहम बेल ने अपना पेटेंट सेल ऑफ करने के लिए उनसे $1,00,000 की मांग की, जिसको विलियम ऑटन ने पागल हो गया बोलकर रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद ग्राहम बेल ने $multi-billion कंपनी AT&T फॉर्म की। ये देखकर विलियम ऑटन ने रियलाइज किया कि उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर क्रिएट किया और उनका पेटेंट को नहीं खरीदकर उन्होंने कितना बड़ा लॉस करवाया। सेल्फ डाउट एंड फियर हमारे अंदर ही होते हैं। मुझे पर्सनली बहुत खराब लगता था जब किसी स्टूडेंट को आंसर पता होने के बावजूद भी वो आंसर नहीं दे पाए, लोगों के डर से। हमें अपने डर को ना पावर में कन्वर्ट करना चाहिए, नॉलेज इकट्ठा करके, जिसके बाद हम कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। हमेशा याद रखो, इट्स नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड। ज्यादातर लोग ना अपने पैसे को लेके बड़ा सिक्योर खेलते हैं, जरा भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो रिस्क लेंगे तो उनके पैसे डूब जाएंगे। और ये डर को हटाने के लिए आपको आपका फाइनेंशियल IQ हाई करना चाहिए, ताकि आप अपनी डेस्क जॉब छोड़ सको और अपने बिजनेस आइडिया से $1 मिलियन कमा सको। आज से 400 साल पहले तक लैंड को हम एसेट मानते थे कि जिसके पास जितना ज्यादा लैंड वो उतना रिच। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद लोग फैक्ट्रीज और ऑफिसेज को एसेट मानने लगे, और आज की मॉडर्न एज की बात की जाए तो हम इंफॉर्मेशन को एसेट मानते हैं। पर यहां समझने वाली बात यह है कि इंफॉर्मेशन टुडे इज इनफाइनाइट और डेली नई नई चीजें आती ही जा रही हैं। तो जो चीज कल आपके लिए वर्क करती थी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आज भी वर्क करेगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से स्प्रेड होती है। गेम्स रिफ्लेक्ट बिहेवियर, दे आर इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम्स। एक दिन मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखा रहा था कैश फ्लो गेम के बारे में, जो मैंने बनाई थी ताकि मेरे स्टूडेंट्स समझ सकें उनके पैसे का फ्लो कहाँ जा रहा है। बेसिकली ये गेम आपके इनकम और एक्सपेंसेस स्टेटमेंट को आपके सामने रखती है और आपको दिखाती है कि कितना आपके कैश का इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ। तो एक डिवोर्स्ड विमेन मेरे पास आई और मैंने उसे गेम के माध्यम से समझाया कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है, जिसके बाद वो बहुत गुस्सा हो गई और मुझसे अपने पैसे रिफंड मांगने लगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो आज तक जिसको एसेट समझ रही थी वो एक लायबिलिटी थी, और जिसकी वजह से उसका कैश इनफ्लो इंक्रीज नहीं कर रहा था, बट उसकी ईगो बड़ी थी। ये सारी चीजें सीखने के लिए। What did you learn about your true behavior from playing the game? बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा होने के बावजूद वो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री नहीं कर पाते, क्योंकि वो आज भी ऑर्थोडॉक्स चीजें अपने दिमाग में लेके घूम रहे हैं। मैं और माइक जब स्कूल में थे तब हमारा एक फ्रेंड पूरे क्लास में सबसे अमीर था, पर आज मैं उसे देखता हूँ तो उसकी कंपनी बंद होने के बाद वो आज 3 जॉब कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। उसके दिमाग में एक ही सोल्यूशन है, वर्क हार्ड एंड अर्न मनी। आज भी लोग ना ये बिलीफ सिस्टम को बहुत मानते हैं कि वर्क हार्ड सेव मनी। लोग अपने इनकम का 20% सेव करते हैं क्राइसिस के लिए, पर सेविंग के बजाय उन्हें वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे रिच डैड हमेशा कहते हैं मनी इज नॉट रियल, इट इज एन इल्यूजन। तो मैंने पूछा कि इफ मनी इज नॉट रियल देन व्हाट इज, जिसके रिस्पॉन्स में रिच डैड ने कहा कि पैसा खाली पेपर है, बट जो हमारा एक्चुअल एसेट है वो हमारा ब्रेन है। इसे अपग्रेड करते रहो। तुम सिर्फ अपना ब्रेन यूज करके, अग्रीमेंट करके, बिजनेस करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हो। The single most powerful asset we all have is our mind. And if it is trained well, it can create enormous wealth. 1990 में फिनिक्स की इकोनॉमी क्रैश कर गई थी एंड सब डर के मारे अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे थे। जहां सब बेच रहे थे, मेरे माइंड ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा, क्योंकि एक रियल इन्वेस्टर जब लोग बेच रहे होते हैं तब खरीदता है, और जब लोग खरीदते हैं तब वो उन्हें बेचता है। तो मैंने प्रॉपर्टी खरीदने का सोचा, बट मेरे पैसे का बड़ा सा चंक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड था। बट एट द सेम टाइम मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करनी थी,
क्योंकि उस टाइम $1,00,000 के घर 75,000 में मिल रहे थे। तो मैं बैंकरप्सी अटर्नी ऑफिस गया। मतलब बेसिकली जो लोग अपने होम का लोन पे नहीं कर पाते टाइम पे, वो लोगों को अपना घर बैंकरप्सी अटर्नी को सरेंडर करना होता है। तो वहां जाके उन्हें एक डील मिली जहां पे एक 75,000 का घर $20,000 में मिल रहा था। मैंने तुरंत इस डील को साइन कर लिया, $2,000 का डाउन पेमेंट कर दिया। ये $2,000 मैंने अपने एक फ्रेंड से लिए थे, $200 के इंटरेस्ट पे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, मैंने एक एडवर्टीजमेंट छापी न्यूज़पेपर में कि $75,000 का घर सिर्फ $60,000 में सेल हो रहा है, बिना किसी डाउन पेमेंट के। कुछ घंटों में ही घर बिक गया और मैंने $2,000 अपने फ्रेंड को दे दिए, प्लस उससे $200 का इंटरेस्ट भी पे कर दिया। यहाँ पे मैंने अपने सबसे बड़े एसेट का यूज करके मनी को इन्वेंट किया था। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट सीन विद योर आईज, दे आर सीन विद योर माइंड। मैं मनी को ना टेनिस के गेम की तरह देखता हूँ। मैच स्टार्ट होती है, मैं गलतियां करता हूँ, फिर पॉज करता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि क्या गलत किया, फिर से खेलना शुरू करता हूँ। एंड अगर ये प्रोसेस में मैं हारता भी हूँ तो ओपोनेंट के पास जाता हूँ, उससे हैंडशेक करता हूँ और उसे कहता हूँ कि सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे। सिमिलरली 2 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले जो अपने इन्वेस्टमेंट किसी और से कराते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स, एस्टेट एजेंट्स एक्सेट्रा। मतलब बेसिकली वो ये एनालॉजी अपने दिमाग में रखते हैं कि अगर मुझे कंप्यूटर खरीदना है तो मैं शॉप में जाऊंगा और सीधा शेल्फ पे जो पीसी पड़ा है उसे खरीद लूंगा। दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि वो पीसी के पार्ट्स को राइट प्राइस पे खरीदते हैं और उन्हें राइट प्राइस पे असेंबल करवाते हैं। यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और कुछ पैसे भी बचा लिए। मेरे रिच डैड हमेशा 2 तरह का इन्वेस्टर बनने के लिए हमें पुश करते थे। नंबर 2 टाइप का इन्वेस्टर बनने के लिए आपको मेजरली 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स की जरूरत है। पहला, फाइंड अपॉर्चुनिटी दैट एवरीवन मिस्ड। दूसरा, लर्न हाउ टू रेज मनी। Don't let bank stop you by saying bank will not lend me more money. Organize smart people, यानी कि हैंग आउट करो उन लोगों के साथ जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है।